अरावली पर्वतमाला के अंचल में महाराजा अजय पाल चौहान द्वारा स्थापित व सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ख्वाजा गरीब नवाज व पुष्कर राज की वजह से अजमेर की दुनिया में एक अलग पहचान रखती है। अजमेर चौहान दिल्ली के सुल्तान, मेवाड़ के सिसोदिया, मुगल राजा, मारवाड़ के राठौर, ग्वालियर घराने के सिंधिया सहित ब्रिटिश सरकार व अन्य ने यहाँ पर राज किया। आज़ादी के बाद भी अजमेर एक अलग राज्य था, परंतु 1956 में राजस्थान में विलीन कर दिया गया। 1956 से पहले यहाँ पर एक अपनी खुद की विधानसभा हुआ करती थी। अजमेर में वैसे तो सांसद, विधायक रहे हैं, परंतु अजमेर नगर निगम की बात करें तो पहले नगर पालिका व नगर परिषद था। अंग्रेजों के समय में भी 1866 से यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में प्रशासक रहे हैं। आज़ादी से के बाद भी यहाँ पर प्रशासक रहे। 1953 और 1954, 1961, 1969 तक और 1973 से लेकर 1990 तक यहाँ पर प्रशासक रहे हैं। 1990 के बाद यहाँ पर लगातार चुने हुए प्रतिनिधि ही आए हैं। 1990 के बाद अब पहला समय आएगा जब अजमेर के अंदर प्रशासक लगाया जाएगा। कोरोना की वजह से अभी चुनाव होने में देरी है। जन प्रतिनिधियों का समय भी पूरा हो गया है और उन्हें अपनी जनता के बीच में जाकर अपने 5 वर्षों का हिसाब भी देना होगा। हमने इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम चालू किया है, जनता की अदालत, जिसमें हम महापौर, उप महापौर व क्षेत्रीय पार्षदों से रूबरू कराएंगे तथा जानेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास के कार्य किए। इस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों से जोड़कर प्रश्न भी पूछेंगे जिससे वो अपने जवाब दे सकें। स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप लोगों का, सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2015 से लेकर और 2020 तक ये नगर निगम का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है। इन 5 सालों के अंदर महापौर जी ने, उप महापौर ने और वहाँ के पार्षदों ने क्या किया, वो किस तरीके से उन्हें किया, उसके बारे में हम जानेंगे तथा जनता की अदालत में अब उन्हें जाना ही होगा। जनता की अदालत फैसला करेगी कि क्या आगे किस तरीके से कौन सी पार्टी को आगे लाना है। आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर उपस्थित हैं धर्मेंद्र जी गहलोत। धर्मेंद्र गहलोत कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आपने शुरू से अजमेर के अंदर राजनीति में अपना कदम रखा और अजमेर में ही राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर आपने इस शहर के अंदर एक अपनी पहचान बनाई है। धर्मेंद्र गहलोत जी का जन्म 29 मार्च 1966 को पदमचंद जी गहलोत जी के घर पे हुआ। आपने शिक्षा की दृष्टिकोण से बीकॉम व एलएलबी की। बाल्यकाल से ही आपको राजनीति में रुचि रही। स्कूल की राजनीति में 1981 के अंदर आप छात्र संघ के प्रधानमंत्री बने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर आपने प्रदेश सह मंत्री का दायित्व निभाया। 1990 के अंदर आपने युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष के रूप में आपने अपना दायित्व निभाया। 2000 से लेकर 2005 तक आप उपसभापति के रूप में अजमेर के अंदर अपना दायित्व निभाया। 2005 से 2008 तक जब आप सभापति थे, उस समय नगर निगम के जब सभापति थे, उसी समय के अंदर नगर परिषद नगर निगम के अंदर परिवर्तित हो गई और उसके अंदर आपको 2008 से 2010 तक महापौर की भूमिका अदा करने का मौका मिला। आप राजा सिंह रावत जी की अध्यक्षता में अजमेर जिले की बीजेपी के महामंत्री का दायित्व आपने निभाया। क्रांतिकारी विचारों के व्यक्तित्व धर्मेंद्र गहलोत किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु जब भी आपका नाम लिया जाता है तो वीर कुमार जी का नाम जरूर जुड़ता है। स्वागत है आपका आपके इस स्टूडियो के अंदर। 2015 से लेके 2020 तक आपने महापौर का कार्यकाल पूरा किया है। आपने आज तक जो राजनीति में जो आपकी रुचि रही है, उस राजनीति रुचि के अंदर आपका प्रेरणा के स्रोत कौन रहे, आपको रुचि किस तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिला? जब मैं कॉलेज के अंदर एडमिशन्स लिया था तब फिर विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने के बाद फिर संघ के संपर्क में आया और इन दोनों के माध्यम से मैंने अपनी छात्र राजनीति को शुरू किया और उसको निभाया। छात्र राजनीति के चलते चलते वीर कुमार जी जो यहाँ पर सभापति रहे और जुझारू नेतृत्व के धनी रहे,
उनके जो जन के आंदोलन हुआ करते थे, इन जन के आंदोलनों में वो याद जब करते थे तो उनके आंदोलनों के लिए हम छात्र भी आकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस आंदोलनों में भाग लिया करते थे। वो करते करते रुचि बनती गई, रुचि बढ़ती गई। जब अपना अध्ययन पूरा हुआ, 90 के अंदर वकील बना, तब आकर मैंने इनके पास दोनों प्रकार के मेरे गुरु हैं। ये मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और मेरे वकालत के प्रोफेशनल गुरु भी हैं। तो मैंने इनके पास वकालत करना शुरू किया जब मैं वकील बना, और वकील बनने के साथ जब मैंने इनके साथ शुरू किया तो निश्चित रूप से एक ही मंच पे मेरे को मेरे पॉलिटिकल गुरु भी मिल गए और मेरे वो भी प्रोफेशनल गुरु भी मिल गए। इसके नाते मेरे राजनीतिक गुरु वीर कुमार जी रहे, और वीर कुमार जी के माध्यम से फिर मैंने इसको काम को बढ़ाया। जो आपने महापौर रहे, आपने क्योंकि आपने पहले जब महापौर और सभापति रहे उस समय का आपका पूरा एक जीवन काल रहा। अभी जब आप दोबारा महापौर बने तो उन 5 वर्षों में निश्चित रूप से कोई कार्य करता है तो कुछ ना कुछ उपलब्धियां उनकी जरूर होती है। क्या इन 5 वर्षों में आपकी जो बड़ी उपलब्धियां हैं, जिनको आंका जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, जिनको भविष्य में जो अजमेर की जनता जिस चीज को याद रखेगी, वो क्या क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जब एक बात आती है अगर आए लाइट की, तो पहले राजस्थान के अंदर आपने देखा हो तो सोडियम लाइट लगा करती थी, इससे बिजली के बिल बहुत बढ़ते थे। फिर जब सरकार की नीति आई कि इस पर एलईडी लाइट लगनी चाहिए, एलईडी लाइट लगने के बाद सीएफएल लाइट लगी, सीएफएल लाइट के बाद इस बार एलईडी लाइट लगी। एलईडी लाइट को हमने लगाने में राजस्थान में हम प्रथम रहे, और प्रथम रहने के बाद हमने इस लाइटों को जो लगाया तो आज 40,000 लाइटें नगर निगम के क्षेत्र में हैं। निश्चित रूप से इसके बिल की बचत हुई और एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आज जब आता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस पे सोलर पावर लगानी चाहिए, उस समय नगर निगम पहला था पूरे राजस्थान के अंदर जिसने अपने बिल्डिंग्स पे और गांधी भवन पे हमने सोलर प्लांट लगाया। इससे वहाँ के बिलों में हुई और हमने इस बात को प्रेरणा के लिए रूप में बढ़ाया। इसी प्रकार से ठीक अगर आप देखेंगे तो सफाई व्यवस्था के अंदर है, तो हमने डोर टू डोर सफाई व्यवस्था शुरू की। तो जो प्लॉटों पे कचरा जाता था वो कचरा जाना बंद हुआ। खुले में जो कचरा डलता था उसके लिए हमने जो सेंटर बनाए, उन सेंटरों पे हमने गेट लगाने का काम शुरू किया ताकि वो खुले में ना रहे। इसी प्रकार से कई दरगाह के सामने यदि आपने देखा हो तो एक नाला रोज नाली के रूप में वहाँ पे दरगाह के गेट के सामने बहता था। लोगों को बहुत गंदगी का सामना करना पड़ता था जब जायरीन इधर आता, तो उसको हमने उसको ठीक कराया। ठीक कराने के बाद उस समस्या का हल हुआ। इसी प्रकार से कई रोडों को हमने चौड़ा करने का भी काम किया, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो लवकुश उद्यान से लेकर फाइसागर पुलिस चौकी तक जिसमें था, उसमें वो तो अनुकरणीय उदाहरण रहा। उसमें मंदिर भी था, मस्जिद भी था, कब्रिस्तान भी थे, शमशान भी थे, सारी कई चीज़ें, दुकानें भी थी। ऐसी वो सारी चीज़ें होकर वो रोड चौड़ा होने को हुआ। ऐसे कई प्रकार से हमने चौराहे को चौड़ा करने का भी काम किया, जिसके अंदर आप अगर देखा हो तो रेड क्रॉस सोसाइटी के पास में हमेशा जाम लग जाया करता था। वहाँ पर दुकानों को जो आगे बढ़ी हुई थी उनको थोड़ा सा पीछे करके बीच में डिवाइडर बनाया, डिवाइडर बनाकर इसको काम को किया। निश्चित रूप से और भी कई चौराहे ऐसे बड़े बड़े थे, जैसे मेडिकल कॉलेज का चौराहा था रुद्रदत्त मिश्रा जी के नाम से, वो चौराहा बहुत बड़ा था, उसको सर्किल को छोटा किए। ऐसे कई इनोवेशंस किए। गांधी भवन है, गांधी भवन के अगर आप देखेंगे तो गांधी भवन को भी हमने छोटा करते हुए मूर्ति को पीछे ले जाने का काम किया है, और उसको पीछे ले जाने के बाद अब आप गांधी भवन पे देखेंगे तो उस गांधी भवन को चौड़ा करने का काम दिखेगा। इसलिए छोटे छोटे इनोवेशंस जैसे तोपदड़ा की तरफ जाते हैं, उसको कई पोल पाइप यूं ही लगे हुए थे, उन पोल पाइप को हटाते हैं। और इसी प्रकार से आपने देखा हो तो नसिया जी के यहाँ पर नाला खुला था, उस नाले को हमने कवर करने का काम किया। इस सेकंड फेज में अब एक पाइपलाइन शिफ्ट होने का काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो जाम लग जाया करता था नसिया जी का, वो नसिया जी पे जाम लगने का काम वो अब बंद होने वाला है। इसी प्रकार से जन का जुड़ाव नगर निगम के साथ रहे और उनका भी सक्रिय सहयोग रहे, योगदान रहे। इसलिए हमने मिशन अनुपम के तहत कई भामाशाओं से मिल के बात की, जिसका एक उदाहरण आपको अगर देखने को मिलेगा तो जो ये मॉल है मिराज मॉल में जो मालू जी हैं, इनके सामने अगर आप पहाड़ी देखा करते थे जो सर्किट हाउस के नीचे की थी, वो कचरा और बहुत गंदगी का सबब हुआ करता था। वो मालू साहब के सहयोग के साथ उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में सत्यश्री गार्डन बनाया। फिर हमने उस स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय जी की नगर निगम के माध्यम से प्रतिमा लगाई। इसी प्रकार से शिवाजी का हमने गार्डन तैयार किया। इसी प्रकार से जितनी भी विकास समितियाँ थी, उन विकास समितियों को हमने आदमी उपलब्ध कराए नगर निगम से और कंट्रोल उनका किया, जिसका परिणाम रहा। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि वीर उद्यान के अंदर नगर निगम की ठेकेदारी से काम होता था। इसके अंदर 30,000 रुपये बिल जाता था। 30,000 के जाने के बाद भी वहाँ के लोग किसी न किसी प्रकार की कोई शिकायतें करते थे।
जब ये ध्यान में आया तब उनसे बात हुई, वहाँ पे बात होने के बाद विकास समिति ने कहा हम बीड़ा लेते हैं। उनको 2 आदमी का पेमेंट यानी कि 11,000 का, तो सीधा सीधा मेंटेनेंस भी होने लग गई, नगर निगम को भी फायदा हुआ। जब ये चीज़ ध्यान में आई तो जगह जगह जिसने भी एक बात को करने की बात की है उसको आदमी उपलब्ध कराया विकास समिति के माध्यम से। तो वो फिर वो अजय नगर का आपका जो पार्वती ऑयल मिल वाले हैं उन्होंने अपनी माता जी की स्मृति में किया होगा, आदर्श नगर के अंदर हुआ होगा, ऐसे शास्त्री नगर के अंदर हुआ होगा। तो गार्डन, शहर के जितने गार्डन थे उनके माध्यम से होने लगा। इसी प्रकार से अगर आपने देखा हो तो नेहरू जी वाला जो मूर्ति लगी हुई है वो इसमें वो था, तो हमने ये जो आपके राजा डी थारवानी हैं जो सतगुरु ग्रुप चलाते हैं, उन सतगुरु ग्रुप वालों से बात होकर उसको हमने ठीक किया। इस प्रकार से अगर आपने देखा हो तो विजय स्मारक जो हमारा ये था बजरंगगढ़ के नीचे, वो बिल्कुल गंदगी और फकीरों के बैठने की जगह हुआ करती थी। और जब इसका इतिहास पता किया तो 1971 की लड़ाई में जीते हुए लोगों के वहाँ पे नाम है, जो जो शांत हुए थे उसमें शहीदी हुई थी उनकी, उनके नाम है। उस स्थान को कैसे सुंदर किया जा सकता है, तो अजमेर शहर में चलने वाली भगत सिंह नौजवान सभा को इसका काम दिया गया, तो उन्होंने उसको सुधारा और वो पाकिस्तान का टैंक है इस निश्चित रूप से अब वो सेल्फी पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से जब आना सागर के बात हुई कि आना सागर को किस प्रकार से ठीक होना चाहिए, तो लवकुश गार्डन से हमने आना सागर के जो वैशाली नगर का शिव जी का मंदिर है वहां तक इसको चौड़ा करने का काम किया। तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस आना सागर के पास से नाक दबाकर आदमी निकलता था वो अब रमणीय स्थल हो गए। वहां पे बैठ के लोग बाग सेल्फी पॉइंट बनाते हैं, रो करते हैं। रीजनल कॉलेज के सामने चौपाटी बनी है। अब स्मार्ट सिटी के तहत जो पुरानी विश्राम स्थली है इसके यहाँ पे चौपाटी बनने का काम चल रहा है। इसमें हमने कई सेल्फी पॉइंट दिए, कई लाइटिंग दी, कई फव्वारे दिए। इसके झील की साफ सफाई होती रहे इसके लिए आपको ध्यान हो तो जलकुंभी हुई थी। जलकुंभी से हमारे को शुरू के फेज में उदयपुर से मशीन मंगा के साफ करना पड़ता था। स्मार्ट सिटी के तहत हमने डिविडिंग मशीन ली। वो डिविडिंग मशीन के नाते अब आप देखेंगे तो वहाँ कोई जलकुंभी का नाम नहीं है। जब भी कहीं इधर उधर से नालों के माध्यम से जलकुंभी आती है उसको हम खत्म करते हैं। इसी प्रकार से आना सागर झील के अंदर 11 नाले जाकर पड़ते हैं। इस 11 नालों को हमने 2 नालों को ट्रीटमेंट प्लांट में डाला, तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ चल रहा है। इस प्रकार से फंवारा हुआ, डिविडिंग मशीन हुआ, ट्रीटमेंट प्लांट हुआ। इसके आप उदाहरण देखने को मिलेंगे कि अब आना सागर में से बदबू का समाप्ति हुई है। इसी प्रकार से जो विकास के काम थे, इस विकास के कामों में हमने पार्षदों के साथ मिलकर हर साल 20-20 लाख रुपए तो उनको इस बात के दिए। इस प्रकार से 70 से 80 करोड़ रुपए के ये काम हुए हैं। स्मार्ट सिटी को अजमेर में लाने के लिए, उसको प्रबल बनाने के लिए नगर निगम ही चूंकि एजेंसी थी तो नगर निगम के माध्यम से हमने प्रयास किए और एबीडी क्षेत्र हमने डिक्लेयर किया। इस एबीडी क्षेत्र पर मेहनत करके जन सहयोग से, लोगों से पूछकर जब किया तो उसका आप उपलब्धि देखने को मिलेगी कि आज इसको शहर को लाभ मिल रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी जो थोड़े दिन पहले ही मेडिकल इसकी जो घोषणा की और लॉन्च किया, तो निश्चित रूप से इसके 10 फैक्टर थे स्मार्ट सिटी के कि खेल का मैदान होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, ट्रैफिक का होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो एबीडी क्षेत्र बनाया था वो ये डिसाइड किया था कि पटेल मैदान, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, सुभाष उद्यान, आना सागर झील, इसको लेते हुए सारा एबीडी क्षेत्र किया था। आज इसका परिणाम है कि हम हॉस्पिटल में भी पैसा लगा पा रहे हैं, हम आना सागर झील पे भी पैसा लगाना पा रहे हैं। एक और आपको उदाहरण देखने को मिलेगा कि यहाँ पर केंद्र में जो सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी उसके माध्यम से हमारे को यहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम मिला, यहाँ पे अमृत योजना का काम मिला, वहाँ हृदय योजना का काम मिला। हमने हेरिटेज योजना के तहत काम अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये जो चौपाटी वगैरह का काम हमने किए हैं। हेरिटेज योजना के तहत नया बाजार के अंदर जो डड्डों की हवेली थी वो डड्डों की हवेली जाकर देखनी चाहिए, इसको हमने उजागर किया, उसके रंग रोगन कराए। वो डड्डों की हवेली ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से जैसलमेर में मिर्ची वालों की हवेली है, इसी प्रकार से अगर आप नया बाजार के अंदर जाएंगे तो हमने एक रूट तैयार किया। उसमें इस रूट के अंदर सारी बिल्डिंगों का हमने एक जैसा कलर कराया। उसमें जाके देखे तो मंदिर है और सारी कई देखने के दर्शनीय स्थल हैं, लोढ़ा जी की हवेली है, सारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आप देखने को मिलेगा कि पहले गांधी भवन के अंदर का जो हॉल था वो बहुत छोटा था, पार्षद बहुत दुविधा से बैठते थे क्योंकि वो प्राचीन था, इसलिए हमने उसको गांधी भवन में ले गए उस हॉल को, और 100 जने बैठ सके। क्योंकि हमने पहले जब 60 का था तभी हमने 100 की व्यवस्था करके किया था, फिर बाद में ये खुला है कि 60 से 80 कर दिया। तो निश्चित रूप से उसको हमने गांधी भवन के उस हॉल को तैयार किया और वो देखने लायक हॉल आपका जीसी हॉल, साधारण सभा का हॉल तैयार हुआ है। इसी प्रकार से हमने लोग पढ़ाई कर सके, बच्चे मेरे इधर उधर हो सके, शहर के बच्चे पढ़ सके। इसके बारे में आपको देखा होगा तो जो लाइब्रेरी थी हमारी गांधी भवन की वो बिल्कुल कबाड़ खाने के रूप में पड़ी थी। वहां पे हमने अधिकारियों को लगाया और अधिकारी जो रुचि के रखते थे, इसमें ज्योति ककवाणी जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, उसने बिल्कुल रुचि से अपनी महिलाओं की पूरी टीम लगा के उसने इस प्रकार से किया कि आज गांधी भवन अगर आप देखने जाएंगे
आएंगे तो बिल्कुल एक से एक तो आपको किताबें मिलेगी, प्राचीन किताबें मिलेगी, नई मिलेगी। एसी हमने लगा रखे हैं, जाके निःशुल्क वहाँ पे आदमी एसी में पढ़ सकता है, जिसके पास अगर सुविधा नहीं हो बैठने की हमने वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। इसी प्रकार से अगर सामाजिक सरोकार की अगर बात करें तो भले वो अशोक सम्राट अशोक का महोत्सव होगा, उसका गुलाल फेंकने का होगा उस पर, और दिवाली पे अगर देखें तो आप दशहरा महोत्सव मनाते थे। दशहरा महोत्सव के अंदर डांडिया होना, माँ भगवती की पूजा करना, इसी प्रकार से रावण दहन इसका करना। कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर आप देखेंगे तो जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण की झांकियाँ, और उसमें फिर ये नहीं है कि भाई नगर निगम ने कोई सरकारी स्तर पे कर दिया, उसमें हम लोगों का सामाजिक सरोकार रहे, इसलिए समाजों को बुलाते थे और समाज संस्थाओं के माध्यम से वो झांकियाँ सजाते थे। हम जगह देते थे, जगह देने के बाद टेंट वेंट सारी चीज़ें देते, बस उनको ये कहते थे कि आप आइए, इन्वॉल्वमेंट रखिए और आपका करिए। तो एक से एक संस्थाओं ने, उन लोगों ने इसके अंदर काम किया, तो निश्चित रूप से आप देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही 12 महीने वो जो बिल्डिंगें रहती थी हमारी गांधी भवन की और नगर निगम की, वो आपको फसाड लाइटों से शहीद स्मारक बने देखने को मिला है। तो इसलिए ढेरों ढेर काम हुए हैं। इसी के तहत जब हमारे को फंड मिला, और फंड मिला तो हमने सुभाष उद्यान, जो हमेशा फकीरों की जगह रहती थी, दूसरी गतिविधियों की जगह रहती थी, जी जी, इसमें हमने एक साथ पैसा लगाया। इसका परिणाम अगर आपको देखने को मिलेगा तो आज वो सुभाष उद्यान देखने लायक चीज हो गई है। और उस सुभाष उद्यान के अंदर जो खर्चा ही खर्चा होता था वो नगर निगम का इनकम का साधन बना। हमने यही प्रयास किया कि नगर निगम चूंकि ऐसी संस्था है कि जिसपे आय के साधन सीमित है, इसलिए हमने यही प्रयास किया कि जिस चीज को भी हम करें उस चीज में यह रहे कि उसमें से नगर निगम को भी किसी न किसी प्रकार से मेंटेनेंस होती रहे, इनकम होती रहे। तो सुभाष उद्यान आपको देखने को मिलेगा। आपको पटेल मैदान हमने बिल्कुल सुरक्षित कर दिया कि खिलाड़ियों को रहेगा, तो उसमें हमने उसको गार्डन को डेवलप किया है। इसी प्रकार से आप देखें तो मूर्ति विसर्जन की जब बातें आती थी तो हमने इधर उधर से होता था, तो शहर में इधर उधर ना हो तो केवल हमने एक ही जगह को उसको निर्धारित किया। तो जन के सहयोग से, सरकार के फंडिंग से, रोडों को चौड़ा करने के काम से, और ऐसे ढेरों ढेर कई काम हैं इसको कि जिसको गिनाने की करेंगे तो बहुत है। इसलिए मेरा मानना है कि काम की कभी इच्छा की समाप्ति नहीं होनी चाहिए, काम की बहुत संभावनाएं हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर जब काम चल रहे थे तो बिल्कुल एलिवेटेड रोड हमें तो आपको, और जिस एलिवेटेड रोड को आप अपने स्वामी चैनल्स के अंदर सपने के रूप में दिखाते थे कि उसको, और आज वो धीरे धीरे आप देखें तो वो चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे बहुत काम है जिसको कि नगर निगम ने अपने पार्षदों के माध्यम से, अधिकारियों के सहयोग से और सरकार के सहयोग से किए। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को कहीं भी दायित्व मिलता है तो वो अपने समय के अनुसार वो सब चीज़ें करने की कोशिश करता है जो उसके जीवन के अंदर सपने के रूप में थी। आपने उन जो सपने आपके थे, आपने पहले कार्यकाल में उन सब चीज़ों को पूरा करने का कोशिश करी, और दूसरे कार्यकाल में उन सब चीज़ों को, जो चीज़ उस समय रह गई थी, जो कई सारी चीज़ें सोचती थी, स्मार्ट सिटी के जरिए से, चाहे हृदय योजना के जरिए से, अमृत योजना के जरिए से, जहाँ जहाँ से जितने भी फंड आ सकते थे उन सब फंड को लाने की कोशिश करी, और आपने अजमेर को एक नई गति और नई दिशा देने की कोशिश करी है। निश्चित रूप से ये सब चीज़ें जब आदमी कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे धार्मिक, मन में धार्मिक बात भी होती है। जैसा भी आपने धार्मिक बात भी करी, तो धार्मिक क्षेत्र में आपकी जो रुचि भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अपना धार्मिक गुरु किसे मानते हैं आप? बिल्कुल, ये तो देखिए आप जो प्रश्न पूछा है वो सर्वविदित है, अजमेर शहर पूरा जानता है कि मेरे जो धार्मिक गुरु हैं मान्य श्रद्धेय चंपालाल जी महाराज साहब हैं, जो राजगढ़ के भैरव धाम के मुख्य उपासक है। निश्चित रूप से मैं उनके साथ 2000 में जुड़ा था। जब जुड़ा तो जुड़ता ही चला गया, और फिर एक से एक कई चीज़ें, कई ढेरों ढेर ऐसे उदाहरण आए जब मैं मन मानने को तैयार नहीं होता था कि होगा, क्योंकि जब ज़्यादा पढ़ लो लिख लो तो फिर ये भी गड़बड़ होती है। किंतु कई चीज़ों के ऐसे उदाहरण आए। अब जैसे उदाहरण में उन्होंने मेरे को कहा था कि एक बार 2005 से 10 के पीरियड में जब मैं देवनानी जी के लिए गया था कि साहब इनको मंत्री बनाए, तो उन्होंने कहा था कि इनके लाल बत्ती तेरे लगेगी। तो मैं समझा कि, मैंने कहा जब मैं देवनानी जी के लिए मांगने गया हूँ तो निश्चित, और उसके 2 महीने बाद ही इनके लाल बत्ती लगी और राज्य मंत्री वो बने। फिर मैंने सोचा धन्यवाद देने गए तो मेरे को कहा कि नहीं नहीं तेरे को भी मिलेगी। तब फिर जब ज़्यादा पढ़ लिए लिख लिए तो फिर मन में प्रश्न उठता है कि यार मेरे कैसे लगेगी, मैं तो केवल सभापति हूँ, मेरे कैसे लग जाएगी लाल बत्ती। मगर आपको ध्यान हो कि यहाँ पर जो संजोग उन्होंने जो 1 साल पहले बात कही थी, तब तो कल्पना भी किसी की नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने ये शुरू किया था कि संभाग स्तर पे 26 जनवरी और 15 अगस्त के काम की शुरुआत होगी। जब 26 जनवरी को यहाँ पर वो जब आई थी पधारी, तो अजमेर शहर की मांग की गई कि अजमेर परिषद को निगम का दर्जा दिया जाए। उन्होंने घोषणा की, और जैसे ही हमको पता है नियम के अनुसार
कि जैसे ही निगम घोषित होता है, महापौर घोषित होता है, महापौर की लाल बत्ती लग जाती है। तो मैंने तो ये कल्पना भी नहीं की थी, लाल बत्ती लगी। ऐसे ही इस बार के कार्यकाल में मैंने कहा था कि जी अब वापस मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये फिर पिछली बार भी जब हुआ था तो जनरल का था और विरोध कुछ हुआ था, इस बार भी जनरल का है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं लड़ो, बनेगा तू ही। तो फिर मेरे को लगा कि मैंने कहा चलो गुरुदेव का आदेश है तो नहीं होगा तो पार्षद रह जाएंगे और क्या होगा, मन फिर नहीं मानता है। फिर उनके निर्देश के अनुसार मैंने वापस चुनाव लड़ा और स्थितियां परिस्थितियां आपको पता है, फिर आशीर्वाद और ऐसी कृपा हुई कि फिर बन के बैठ गया। फिर ऐसे इस कार्यकाल के अंदर भी आपने देखा हो तो एक से एक झंझावात आए, किस किस से नहीं भिड़े। मतलब पूरा अभी तो मेरा ये कार्यकाल शुरू से लेके एंड तक चला है, कठिन रहा। और सबको लगता था कि आज जा रहा है, कल जा रहा है, अभी आ रहा है, कल जा रहा है। और मगर आपको पता है कि अब ये कार्यकाल पूरा होते होते कल मैं सब 129 सभापति और पार्षद निगमों के साथ विदा लूंगा कल। तो निश्चित रूप से जो उनका आशीर्वाद है, स्थान का आशीर्वाद है, और मेरे राजनीतिक धार्मिक गुरु चंपालाल जी महाराज साहब है। पर आपके लिए ये भी माना जाता है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके पार्षदों को आप साथ लेकर चलते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? देखो बिल्कुल निश्चित रूप से देखें कि कई बार क्या होता है कि जब हम जीतते हैं तो विचार को फिर बड़ा कर लेना चाहिए। विचार को इसलिए बड़ा कर लेना चाहिए कि जब आप महापौर हो तो कोई महापौर एक पार्टी के नहीं होते आप। हाँ ठीक है कि उस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, आपको किसी पार्टी का सिंबल लेना पड़ता है, उस पार्टी के दल से जीतना पड़ता है, वो दल आपको महापौर बनाता है। किंतु जब आप महापौर बन जाते हो और शहर के प्रथम नागरिक बन जाते हो तो प्रथम नागरिक किसी पार्टी के नहीं होते। जैसे अभी कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं है, मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं है, वो राजस्थान सरकार का है। तो शब्द आएगा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, महापौर नगर निगम अजमेर। तो मैं जब नगर निगम अजमेर महापौर हूँ, और फिर कहते भी हैं कि प्रथम नागरिक होता है शहर का गार्जियन होता है, तो फिर गार्जियन का तो यही होता है कि उसको सबको समान रूप से लेके चले। फिर कहीं ना कहीं हम छोटी सी सोच के कारण हम क्या करते हैं कि अब जिस पार्टी के होते हैं दूसरी पार्टी को दूर करना शुरू कर देते हैं। तो अनावश्यक ही एक विरोध प्रतिरोध, और फिर विकास में क्या दूर रखना। अब जब जिस वार्ड में मान लो कांग्रेस का पार्षद है और मैं मान लो फंड देने में या वहां के विकास काम को करने में कोई 19-20 करूं, तो वहां पर कोई बीजेपी का भी तो रह रहा होगा उस वार्ड के अंदर। सारे ये तो हो ही नहीं सकते कि कांग्रेस के 100% कांग्रेस का वार्ड होंगे। तो निश्चित रूप से ये सोच को राजनीतिक जीवन में वाइड करके चलना चाहिए। जब आप जीत जाओ, लड़ाई तक है, चुनाव तक है, चुनाव जीतने के बाद फिर जनता के हित में किस प्रकार से सब मिलकर काम कर सकते हैं ये करना चाहिए। और इसी लेके समान रूप से जब फंडिंग देते हैं, समान रूप से व्यवहार करते हैं, तो उनको भी नहीं लगता कांग्रेस के पार्षदों को, न बीजेपी के पार्षदों को लगता है। इसलिए जब समान रूप से जब आते हैं तो समान रूप से सुनकर जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से प्रेम का जो माहौल बनता है। और हमने एक शब्द दे रखा है इसको, जो मैंने संघ से सीखा, जो अपने परिवार की भावना होती है, इस प्रकार से है कि नगर निगम हमारा परिवार है। तो नगर निगम के परिवार में अधिकारी भी होगा, कर्मचारी भी होगा, पार्षद भी होगा, जनप्रतिनिधि होगा। जब सब मिलकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा माहौल रहता है कि आने वाला भी बैठ के ये आश्रय करता है कि कांग्रेस का पार्षद है कि बीजेपी का पार्षद है कि या बोर्ड किसका है, सब मिलकर शहर के लिए काम करते हैं। आप माली समाज से आते हैं, तो माली समाज के होने से आपको क्या फायदा मिलता है? देखो निश्चित रूप से देखो, समाज का वैसे देखा जाए तो राजनीतिक सामाजिक नहीं होनी चाहिए। जी। सारी जातियों को लेकर चलना चाहिए, सब लोगों के जनप्रतिनिधि। जब इसके शब्द के साथ जुड़ा हुआ है जनप्रतिनिधि, तो वो जन का प्रतिनिधि है, न कि समाज का प्रतिनिधि है। किंतु ये तय है कि आज के समय में मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है मेरे को कि भाषण सब बहुत लंबे लंबे अच्छे तरह देते हैं कि कोई सामाजिक नहीं होना चाहिए, कोई सामाजिक नहीं होना चाहिए। और जब पार्टी टिकट की बात करती है, जब पोस्ट की बात करती है, जब और किसी चीज की बात आती है, तो पूरा उसका सामाजिक समीकरण के आधार पर इसी आधार पर करता है कि नहीं इस समाज को संतुष्ट करना, इस समाज को संतुष्ट करना, इसको ये करना। वहां पे काबिलियत खत्म हो जाती है, समाज आ जाता है। तो निश्चित रूप से समाज में, माली समाज में जन्मा हूं, इसका मेरे को गर्व है। और इसके कारण मेरे को पॉलिटिकल लाभ मिला भी होगा। जब मेरा तय करने वाली बात आई होगी तो मेरी काबिलियत के साथ ये भी एक वजन रहा होगा। तो निश्चित रूप से इसका योगदान मेरे को रहा। आपके कार्यकाल के अंदर पार्षदों के बीच में मनमुटाव रहे, तो मनमुटावों को कैसे और किस तरीके से आपने देखा? देखिए ऐसा है कि पूरे टेन्योर में केवल 2 ही पार्षदों के बीच में मनमुटाव रहा है, वो जो सर्वविदित है। और दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे, दोनों एक दूसरे के बीच में आरोप प्रत्यारोप करते थे। बहुत समय तक तो उनको दोनों को बीच में चीज़ को ख़त्म भी किया, मगर उसमें एक पार्षद तो फिर खुलेआम उसको लगा कि नहीं साहब मेरे खिलाफ भी बोलने लगे, वो भाजपा के होते हुए भी बोलने लगे थे। निश्चित रूप से इतने ब्लॉक लिखे, मगर इसके मैं एक उदाहरण दूंगा कि कई बार हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, कई बार हम कई चीज़ों में पढ़ते हैं कि चुप रहना भी एक बहुत अच्छा हथियार है।
चुप रहना भी एक हथियार है, ये अपन सुनते थे, पढ़ते थे, मगर समझ नहीं आता था। मगर इस लड़ाई में मैंने उसको एक नीति को लिया, और चंपालाल जी महाराज साहब ने भी मेरे को कहा कि अपने गुस्से को शांत रखा करो। इसके तहत मैंने बस इस पूरी लड़ाई में अगर आपने देखा हो तो मैं शांत रहा, किसी को कोई जवाब नहीं दिया, और फिर जवाब इस स्तर पर जाके देने की जरूरत ही नहीं, तो मैंने को उसको जवाब नहीं दिया, तो उसका परिणाम रहा लिख लिख के सब थक गए। तो इसका रहा कि उनके आपस में वो चीज़ को ख़त्म हुई। फिर मगर वो जो मनमुटाव था, वो जो मेरे खिलाफ उन्होंने शुरू किया था, आपको ध्यान हो तो जब जनता रसोई शुरू हुई थी, वो जनता रसोई में मैंने ख़त्म किया। अब दोनों पार्षदों के बीच का है, कोशिश पार्टी ने भी की है, पार्टी के भी पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने भी आपस में बैठाया करा है। अब वो कितना निकलता है, ये तो एक जब अहम और अस्तित्व की लड़ाई होती है तो सारी जगह ही, अभी आप देख लो तो इससे बड़ा उदाहरण राजस्थान में क्या मिलेगा, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों अहम और अस्तित्व की लड़ाई में चले रही है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में रहता है, सार्वजनिक जीवन में। निश्चित रूप से आपने पार्षदों के बारे में बताया, परंतु एक अधिकारी आपको इन पूरे टर्नओवर में एक ऐसी अधिकारी आई जिसकी वजह से आपकी उससे ट्यूनिंग नहीं बैठी, तो उसको आपने उसके लिए क्या उपाय क्या किया? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, आप ये देखें कि मेरा ये तीसरा टेन्योर है और कई आईएएस रहे यहाँ पर, वो बोले अमरीश कुमार जी होंगे, पी किशन जी होंगे, श्रवण कुमार जी होंगे, प्रियवत जी पांडे होंगे, गुईटे साहब होंगे, कई एक आईएएस अधिकारी रहे हैं और कई आरएस अधिकारी रहे। सबके साथ प्रेम से हमारा सबका संबंध रहे। इनसे मेरा कभी भी किसी प्रकार से कोई वोकल मौखिक किसी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं रहा। पता नहीं क्या उनके लगी क्या नहीं लगी, और किसके कहने पे वो जो चीज़ चली तो चलती रही वो, किंतु मैंने उनका भी जवाब कागजों में ही दिया, नियमों में दिया। वो नियम से कुछ करती थी तो मैं उसका नियम अनुसार ही जवाब देता था। कागजों की लड़ाई है। उन्होंने पूरी एक लॉबी बनी, उस लॉबी में आपको सबको पता है कि वो पूरी एक लॉबी में कलेक्टर ने साथ दिया था, उनका विश्वमोहन शर्मा जी ने। उनको मैंने नोटिस दिया कि मैंने कहा आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप नगर निगम की जांच कर सके, इसकी जांच डीएलबी करेगा। तो कलेक्टर साहब को बिल्कुल लगा कि मैं तो कलेक्टर हूँ, मेरे को ऐसे कैसे कोई नोटिस दे सकता है। तो उसके होके उन्होंने एक कॉकस बांधा, इसमें अशोक योगी को शामिल किया, उन्होंने एक शामिल किया, 4-5 अधिकारियों का एक दल बना। दल बन के इन्होंने सुनियोजित रूप से मेरे खिलाफ जांच में मेरे को दोषी पाया, और दोषी पा के वो लड़ाई लड़ी। अब वो लड़ाई लड़ी तो वो आप देख लो नतीजा, इस शहर के अंदर जो नेगेटिव सोच से चलेगा उनके नेगेटिव ही परिणाम होंगे। यही विश्वमोहन जी शर्मा और यही वो जो मेरे नगर निगम के चिन्मय अधिकारी थे, जब दोनों एक साथ होकर मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मेरे को दोषी पाया था, संयोजन इन्होंने किया था। इसका परिणाम क्या रहा? स्मार्ट सिटी के अंदर दोनों लड़ते हुए गए एंड में, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चिट्ठियां लिखते हुए गए। तो अरे भाई, तो जो नेगेटिव सोच का होगा वो नेगेटिव सोच का ही रहेगा। इसलिए अपन ने शहर में पॉजिटिव काम किए। इसके कारण मैं बस इतना सा जरूर कहूंगा कि इस लड़ाई के कारण नगर निगम का या किसी प्रकार का कोई हर्ष नहीं हुआ। हाँ ठीक है कि भाई तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम अपने तरीके से काम करो। रास्ता एक मंदिर पर जाने के 2 रास्ते हैं, तुम इस रास्ते से चलो, मैं इस रास्ते से चलता हूँ, पहुंचना तो लक्ष्य तक ही है। तो हमने अजमेर शहर की जनता को इसके कारण कोई हमारी लड़ाई का नुकसान नहीं हुआ, और नतीजा है कि फिर एंड में जाते जाते तो वो भी कहने लग गई कि ठीक है फिर, और राजी खुशी से वो यहाँ पे से गई। निश्चित रूप से ये जो समय, ये कालखंड जो आया है, ये कोरोना महामारी का जो समय आया, इस कोरोना महामारी के समय के अंदर आपका नगर निगम का क्या योगदान रहा है शहर के अंदर? क्योंकि उस समय लोगों को मालूम नहीं पड़ता था कि क्या नगर निगम करा रही है, क्या आप लोग करा रहे हैं, परंतु कोरोना महामारी के समय के अंदर आपका नगर निगम का और आपका क्या योगदान है? देखो बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर अजमेर शहर की, मैं पूरे राजस्थान की तो बात नहीं करता, मगर अजमेर शहर की अगर देखेंगे तो जहाँ कम वहाँ नगर निगम बोलती थी कि वहाँ है हम। इसका नतीजा आप देखने को मिलेगा कि जब ये बिल्कुल महामारी आई थी, महामारी के अंदर आया कि प्रशासन ने ये कहा कि साहब ये राशन सामग्री को वितरण करने का काम आपको करवाना है, तो अब करना है तो किसके माध्यम से करेंगे? तो हम नगर निगम के पार्षदों के माध्यम से इसको करवाना चाहिए। हमने कहा ठीक है आप बताइए। तो भोजन के जो पैकेट्स थे वो मिलने का काम हमारे द्वारा शुरू करवाया। जब शुरू होता गया, शुरू होने के बाद पता पड़ा कि थोड़े दिन बाद ही जब सरकार की तरफ से योजना आई कि इनको राशन के किट उपलब्ध कराने हैं, वो किट 5000 ही थे। संख्या पे ध्यान देना आप, वो 5000 थे, वो भले बांटे 3 बार थे, इस एक ही परिवार को 5000। 5000 में जिला प्रशासन सोच ले कि इतनी शरी हो गई, तो शहर में क्या 5000 के राशन किट से ही हो जाना था कि 5000 परिवार से? तो कोई वो आटे में नमक के बराबर था। तो निश्चित रूप से जब वो था तो उन्होंने शुरू करते ही उस भोजन व्यवस्था को बंद कर दिया। भोजन व्यवस्था को बंद करते ही पार्षदों को लोगों ने घेरने का काम शुरू किया। तो फिर हम कलेक्ट्री आए। कलेक्ट्री आने के बाद आपको पता है कि फिर वो गिरफ्तारी भी हुई, गिरफ्तारी से हम हुए भी खत्म।
उसके बाद हमने नगर निगम में फैसला कर दिया कि हटाओ, जिला प्रशासन अगर नहीं देता है, कलेक्टर महोदय अगर आदेश को नहीं करते हैं तो नगर निगम अपने फंड से करेगी। और आपको पता है कि वो तो 12,000 ही दे रहे थे, हमने जाके 18,000 भोजन के पैकेट सुबह और शाम देने का काम किया। तो एक तो ये भोजन के काम पे हमने इसको काम किया। फिर पार्षद जितने भी थे, आपको अगर देखेंगे तो 5-7 पार्षदों को छोड़ दें, मगर बाकी सारे पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में भामाशाहों के माध्यम से, क्योंकि कई देखो वो 5-7 भी क्यों छूटेंगे, वो इसलिए छूटेंगे कि कई बार कोई का क्षेत्र ऐसा होता है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता, तो सक्षम नहीं होता तो उस क्षेत्र में भामाशाहों का मिलना भी कठिन होता है। तो ऐसे कई क्षेत्र थे जिसमें भामाशाहों के माध्यम से रसोई का काम प्रारंभ किया गया। फिर आपने देखा हो तो पार्षदों ने एक जनता रसोई भी चलाई थी। वो जनता रसोई में हमने ये देख लिया कि अभी जो आप उल्लेख कर रहे थे उसमें मैं लड़ाई भूल गया, उसमें लड़ाई हमने नहीं रखी। कल तो जो मेरे खिलाफ बोल रहे थे उनके साथ भी मैं खड़ा होकर सामग्री पर्सनल लेवल पे भी वहाँ पे उपलब्ध कराई। जनता रसोई के अंदर वो हमने इसको सहयोग किया। अब आप देखें कि एक फिर आदमी को लगा था कि सैनिटाइज होना चाहिए, तो हमने अजमेर शहर के अंदर अलग अलग तरीके से सैनिटाइज करने का काम शुरू किया। वो भले फायर की गाड़ियों से हमने किया, वो हमारे टेम्पू के माध्यम से किया, वो फिर हमने पिट्ठू हमारे कर्मचारियों को दिए जो पीठ पे लगा के गलियों के अंदर जाके पिट्ठू के रूप में उन्होंने किया। तो इस रूप से ये भी हमारा उसमें काम रहा है सैनिटाइज करने का। इस प्रकार से अब आप देखो, जब परिवार वाला घबरा रहा था अपने परिजन के पास जाने में, एक के तो आप भी साक्षी हैं उसमें कि वो परिवार ही नहीं आ रहा था, जिसमें हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने दाह संस्कार किया, गाड़ी से ले जाना, दाह संस्कार करना। इसलिए यह है कि, और फिर अब सबसे बड़ा है साफ सफाई रहनी चाहिए, तो हमारा कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है। तो अब इस कोरोना वाली बात चली तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा, सावधान रहना चाहिए, बट डरो मत इससे। डरो नहीं। आज हमारा कर्मचारी जो झाड़ू लगा रहा है वो तो जमीन पे लगा रहा है, खुले में लगा रहा है, जानते हुए लगा रहा है कि लोग थूक रहे हैं वहाँ पे, नाले में है, नाली में है। किंतु अगर परहित में काम करोगे, सावधानी के साथ काम करोगे, आपका मंतव्य अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए नगर निगम ने हर काम में अपनी भूमिका का, जैसे शेल्टर होम थे, शेल्टर होम की साफ सफाई, शेल्टर होम से भेजना, फिर बात आई कि साहब जायरीनों का पंजीकरण करके जायरीनों को ट्रेन तक पहुंचाना, तो सारे में हर काम में नगर निगम का हमारा अधिकारी, कर्मचारी और सब लग के, और पार्षद बंधुओं ने लग के काम किया। तो निश्चित रूप से ये शहर में से जो आपदा थी इससे लड़ने का काम किया। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही, क्योंकि कोरोना महामारी में लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा था, जिस तरीके बताया कि जो सफाई कर्मचारियों ने जिस लेवल के ऊपर काम किया, और संस्थाएं, संगठनों को भी आपने साथ लेकर जिस तरीके काम किया, निश्चित रूप से इस समय के अंदर जो आगे बढ़ा, जिसने आगे बढ़ के काम किया, उसी लोगों ने ही इस अजमेर में जो इतनी बड़ी महामारी थी उसे बचाने का भी प्रयास किया, उसमें जीत भी हासिल करी। अजमेर क्योंकि अपनी बातचीत चल रही थी उसके बीच में कि अजमेर स्मार्ट सिटी बन रहा है और स्मार्ट सिटी के लिए फंड्स भी आए हैं, तो निश्चित रूप से आप बता रहे थे कि नगर निगम ही उसकी एजेंसी के रूप में रही है। आपके दिमाग में क्या क्या ऐसी योजनाएं थी जिसमें अजमेर को स्मार्ट सिटी बढ़ाने के अंदर करा, और उन सब चीज़ों के अंदर की कार्य रूप में बदल रहा है, और अब आप क्या मानते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल स्मार्ट सिटीज़ में मैंने कहा था कि अपनी नोडल एजेंसी नगर निगम थी, फिर जाके अगर हिंदुस्तान केंद्र लेवल पे है तो सारी की सारी जगह अगर एजेंसी का नाम आएगा तो नगर निगम का आएगा। राजस्थान स्तर पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी बना दी। मगर मेरा बार बार ये रहा है, मैंने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को भी लिखी, मैंने चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को भी लिखी कि इसमें अधिकारी एक रखो, अधिकारी बार बार चेंज मत करो। ये अधिकारी जो बार बार चेंज होते हैं, अब इसका उदाहरण देखो ना आप, ये जो पीछे एक नाला है ब्रह्मपुरी का नाला, इसको हमने पास किया, इसका टेंडर हुआ, इसके उद्घाटन हुए, उसका उद्घाटन भी उस समय के शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी जी ने किया। वो काम शुरू होना था, काम शुरू होकर सरकार चेंज हो गई, नए अधिकारी आ गए, उन्होंने कहा नहीं ये तो साहब, ये तो नियम के विरुद्ध है, ये तो नाला कवर्ड ही नहीं कर सकते। तो फिर जब पहले वाले अधिकारियों ने इसको सैंक्शंस दी थी कि हाँ कवर्ड किया जा सकता है, या तो फिर वो गलत है या फिर वो कैंसिल करने वाले गलत है। तो ये बार बार जो चेंज होता है, तो अभी आपने देखा हो 1.5 साल के अंदर यही खेल चल रहा था, एक चीज पास हो रही है, दूसरा चीज कैंसिल हो रही है, एक चीज पास हो रही है, दूसरी चीज कैंसिल हो रही है। तो निश्चित रूप से अधिकारी अगर एक रहेगा, उसका माइंड सेटअप रहेगा, तो इसलिए कई है। अब जैसे हमने स्मार्ट सिटी का कई रोल नहीं था सुभाष उद्यान में, तो हमने एक साथ करके उसको उठाया। मेरा था कि पटेल मैदान के अंदर इसकी पूरी महती होना चाहिए, पटेल मैदान को व्यापक स्तर पे करना चाहिए, इसको आजीविका का साधन बनना चाहिए नगर निगम का। पर वो कालांतर में चलता गया, उसको तोड़ते गए, कभी कुछ करते गए, कभी कुछ करते गए, ऐसे कई ढेर चीज़ें आई है। मैं निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो भी कुछ हो रहा है शहर के हित के लिए हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा है।
कि नी मामा से, एक कहावत है ना, नी मामा से काना मामा अच्छा। काना मामा तो अच्छा। बढ़िया है कि मतलब कुछ तो फंडिंग हो रही है। उस फंडिंग के माध्यम से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से यही करूंगा कि अभी जो टीम आई है वो निश्चित रूप से देखने को मिल रही है कि कलेक्टर साहब और हमारे जो कमिश्नर अभी नया है खुशहाल जी यादव साहब, ये दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने देखा हो तो इस काम को गति मिली है इनके आने के बाद, जो 1.5 साल से ठप पड़ा हुआ था वो इस काम को गति मिली है। तो निश्चित रूप से इस गति को बरकरार रखेंगे और फंडिंग की कोई कमी है नहीं, इसके फंडिंग के आधार पर करेंगे। क्योंकि अब आपका कार्यकाल आज या कल में समाप्त हो रहा है, तो आपको क्या मानते हैं अब आपका जो राजनीतिक जो सफर है वो आप किस तरीके से आगे निकालेंगे? जो बिल्कुल निश्चित रूप से राजनीतिक सफर तो मेरा बिगर पोस्ट के ही शुरू हुआ था। मैं युवा मोर्चा में, जैसे भी आपने बताया, युवा मोर्चा में रहा, ओबीसी प्रकोष्ठ में रहा, संगठन के काम करने में रहा। तो संगठन तो मूल है, मूल हमारी माता संगठन ही है, तो संगठन के नाते काम करते हैं। अभी आपने बीच में भी बताया था कि जब बीच का फेज था 10 से 15 का, तो मैं संगठन के महामंत्री के रूप में भी काम किया। तो निश्चित रूप से जब अभी एक खाली फेज है तो उसमें जो संगठन काम बताएगा, संगठन के लिए काम करेंगे, संगठन का संवर्धन हो इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र के होने के साथ साथ आप वकील भी हैं, तो आप ये जो वकील और जो राजनीतिक क्षेत्र को दो पहिया को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं दो पहिया मानता नहीं। आप देखेंगे तो देश के इतिहास में आप देख लो, सफल राजनीतिक के साथ वो अगर देखोगे उसको तो वो वकील भी है। तो ये बहुत फायदा होता है। अब अभी जो आप जिस लड़ाई की और जैसी जो चर्चा कर रहे थे, उसमें वकालत होने का बहुत फायदा हुआ। नियम कायदे कानून को नहीं तो कोई भी समझता है कि तो जनप्रतिनिधि क्या जानता है, जनप्रतिनिधि को तो जैसे चलो। और निश्चित रूप से जो पढ़ाई का महत्व था, वसुंधरा जी राजे की सरकार ने कहा था कि भाई पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि आना चाहिए। फिर इस सरकार ने भी वो जनप्रतिनिधि कैसे हटा दिया पढ़ाई लिखा का। मेरा ये कहना है कि जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से उसको गलत ना चलाया जा सके, वो शहर के हित में काम कर सके। तो निश्चित रूप से वकालत है। वकालत के साथ में मोटवाणी जी भी यहाँ पे रहे, वीर कुमार जी यहाँ पे रहे, लखाओ साहब यहाँ पे रहे। तो आप जितने भी अगर लीडर देखो, दशोरा जी रहे हुए, तो जो भी सब हैं ये राजनीति के साथ वकालत भी है। तो निश्चित रूप से, और अभी भी जब मैं इस पोस्ट पे भी था तो रेगुलर मैं कोर्ट जाता था। कोर्ट में जाना है कि ये क्योंकि हमारा आजीविका का साधन है, इसमें जाएंगे और दोनों चीज़ करते रहेंगे, संगठन का और वकालत का करते रहेंगे। और फिर जैसे मौका मिलेगा, भाग्य का फिर कोई उदय होगा, तो फिर आपके सामने एज ए कहीं ना कहीं जन इसके रूप में आएंगे। देखा गया है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जो पिछले कार्यकाल में भी रहा और इस कार्यकाल में भी मैंने देखा कि मतलब गुस्सा आता है, परंतु जल्दी गुस्सा आता है, उसको आप रोकते कैसे? क्योंकि पहले तो आपको गुस्सा आता था, निकल जाता था, परंतु अब आपका गुस्सा आता है, अब उसको रोकते कैसे हो आप? देखो, बिल्कुल गुस्सा जो मैं कहता हूँ, कोई आदमी कहता है कि गुस्सा खराब है, मैं कह रहा हूँ कि वो जिसको गुस्सा आता है ना, वो मन का काला नहीं होता। नोट करना आप। और जो घुन्ना होता है ना, जो अंदर ही अंदर बैठा रहता है, वो बहुत बदमाश आदमी होता है। इसलिए बोल देना चाहिए, गुस्से में अपने निकल जाना चाहिए। गुस्सा निकल गया, काम खत्म। अच्छा, गुस्सा फिर किस बात पे आएगा? गुस्सा आएगा गलत बात पे। ऐसे तो नहीं है कि राह चलते ही अपन किसी से लड़ने लग गए, वो लग गया, फिर तो वो गुस्सा नहीं होता, वो पागल होता है, वो पागलपन सा होता है। तो गुस्सा आपका आए और कोई गलत बात को अगर आप देख के रिएक्ट कर रहे हो तो तुरंत था। पर वो भी मेरा उस समय भी जो गुस्सा था वो क्षणिक था, मतलब 5-7 मिनट बाद वो गुस्सा खत्म हो जाता था। मगर हाँ, इस 5-7 मिनट के गुस्से में वो छवि सारी बिगड़ जाती थी कि अच्छे काम भी मेरे वो खत्म होकर गुस्से के रूप में हो जाते थे। तो पिछले कार्यकाल के अंदर गुस्से की बहुत ज़्यादा चर्चाएं रहती थी। किंतु फिर मैंने फिर वही है कि मेरे जो गुरु हैं चंपालाल जी महाराज साहब, उनके बार बार इसी बार के निर्देश थे, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। तो कहते हैं ना, वो पत्थर पे भी रस्सी बार बार आती जाती है तो निशान पड़ ही जाते हैं। तो इसलिए बार बार रोको टोको, रोको टोको, तो कहीं ना कहीं हुआ। और मैंने इसके परिणाम देखे कि अगर ये वाली जो लड़ाई अभी मेरी चली थी, इसको अगर मैं गुस्से से चलता तो सामने वाले को तो बिल्कुल 100% मौका मिल जाता। वो ऐसे नहीं करते, तो ऐसे दबोच के खत्म कर देते उसको निश्चित रूप से। पर वो गुस्से को न करे, गुस्से को कंट्रोल करके अपनी चीज़ को करते रहे। ऐसा नहीं है कि मानव स्वभाव में आया नहीं गुस्सा, पर यह तय है कि सही है, जब गुस्सा आए आपको, उस गुस्से से अपनी तरफ से आप 1 या 2 मिनट का है, वो 1 या 2 मिनट अपना ध्यान हटा लो तो निश्चित रूप से वो गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा। और मैंने गुरुदेव की उसी बात को ध्यान में रखते हुए चीज़ को चला। और कई लोगों ने कई चीज़ें लिखने के बाद तय है कि जो मेरी प्रकृति है उससे गुस्सा आया, लोगों ने ये भी कर दिया, टाइगर ढीला हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, टाइगर जिंदा है। तो ठीक है कि मैंने अपना गुस्सा खत्म कर लिया। नहीं तो वही एक शख्स था जिसको मैंने एक फ़ोन किया था ना, तो फ़ोन में घबरा गया था, 5 मिनट तक उठाया नहीं था। आज वो लेखनी से लिखता है। ठीक है, उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये बात सही। आप अजमेर को अब कैसा देखना चाहते हैं? बिल्कुल, देखो, अपनी माटी है, अपना शहर है,
और अब तो अजमेर शहर का क्या होता है कि रहने वाला है ना, जैसे घर का जोगी जोगड़ा बार गाँव का सिद्ध, ये कहावत है। तो जो जहाँ पे रहता है उसको अपना महत्व नज़र नहीं आता, उसको कमियां ही नज़र आती है। अब आप देखो कि अजमेर शहर का क्या महत्व है। ये राम जन्मभूमि के भूमि पूजन पर देश के प्रधानमंत्री जी अगर अजमेर को नाम को कोड करते हैं तो ये और क्या चाहिए। फिर ये अजमेर का नाम दरगाह के नाम से हो रहा है, ये अजमेर का नाम पुष्कर के ख्वाजा साहब के नगरी से हो रहा है। यहाँ चंद्रवरदाई, यहाँ पृथ्वीराज चौहान, यहाँ दयानंद सरस्वती जी की निर्वाण स्थली, यहाँ जो आपके एजुकेशंस के मामले में आए तो मिशनरीज स्कूल की एजुकेशंस यहाँ पर आपको खूब देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर्य समाज की स्कूलें आपको कॉलेजेस बहुत देखने को मिलेगी। तो एजुकेशन का हब रहा, धार्मिक रहा, पराक्रम का रहा। तो निश्चित रूप से अजमेर की जो इतनी महत्ता है हमारी, और यहाँ पे देखें रेलवे के कारण आपको संपूर्ण देश का कल्चर देखने को मिलेगा। ये कोई बिल्डे शहर होंगे जिसमें आपको इस सारे प्रकार के कल्चर देखने को मिलेंगे। क्योंकि रेलवे है तो गोवा वाला भी, महाराष्ट्रियन भी मिल रहा है और आपको सारी जगह के मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से अजमेर शहर वैभव को अपने प्राप्त करे, ऐसा हम सबके मन की कल्पना है। और अजमेर शहर का जो जन सपना देखता है उसके अनुसार अजमेर बड़े, संवर्धन करे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज स्टूडियो के ऊपर आने के लिए। स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में 5 सालों में आपने क्या किया, जनता की अदालत में हमने जाना। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ में हम वापस उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।